वाटर रिसोर्सेज कर रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक है ग्राउंड वाटर। हम सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की 2022 की रिपोर्ट को आधार बना करके इससे जुड़ी सभी डेवलपमेंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम कॉन्सेप्ट्स भी इसी के वाइज ही सारे समझा देंगे आपको। हम डी.आर. खुल्लर की बुक को बेस बना के चल रहे हैं। डाटा हमने अलग अलग रिपोर्ट्स, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस या फिर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इनका यूज़ किया है और एनालिसिस भी इन्हीं पर बेस्ड होंगे। आपकी कंटेम्प्रेरी की सारी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं, कॉन्सेप्ट्स और फिनोमेनास की ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं और एनालिटिकल पर्सपेक्टिव हम डेवलप कर ही देंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने पिछला लेक्चर वाइंड अप किया था सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के बेसिस पर, जो ये बताता था कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं ग्राउंड वाटर के मामले में। और हमने उस समय सारी वर्ड्स और टेक्निकलिटी समझा दी थी कि ओवर एक्सप्लॉइटेड क्या है, क्रिटिकल क्या है, सेमी क्रिटिकल और सेफ़ क्या है। हम आज आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम रिपोर्ट के अगले भाग देखेंगे। उसमें लिखा गया है टॉपिक इज़ वाटर रिसोर्सेज, देन द सब टॉपिक इज़ ग्राउंड वाटर। उसमें वी आर डूइंग सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट CGWB रिपोर्ट 2022। वो ये कहता है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। और हम जानते हैं कि चाइना सेकेंड लार्जेस्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट है और चाइना और USA के कंबाइंड जो कंजम्पशन है उससे भी ज़्यादा इंडिया कंज्यूम करता है। So India is the largest groundwater consumer in the world, and by doing this, India is endangering the future of this resource by competitive individualistic exploitation. What do you mean by this term competitive individualistic exploitation? और साथ में एक वर्ड है the competitive individualistic exploitation, that is essentially a common pool resource. देखिए, this groundwater is a common pool resource. देखिए, आप मान लीजिए यहाँ रहते हैं और ये सरफेस, ये लैंड आपने परचेज़ कर रखा है, आपका प्लॉट है, आपकी खेती बाड़ी लायक ज़मीन है, कुछ भी है, इट इज़ योर। लेकिन इसके बहुत नीचे जा कर के जो एक वाटर रिजर्वायर है, जिसे आप एक्वेफर कहते हैं, वो आपकी ज़मीन के नीचे है। तो आप ही की ज़मीन के कारण बना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पानी वहीं से परकोलेट होकर उसमें गया है। सबसे पहली चीज़, पानी तमाम सारे फैक्टर्स के वाया परकोलेट हुआ और उस पे गया। कैचमेंट एरिया में लगे पेड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहती हुई नदियाँ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अलग अलग जगह पर कैसी लैंड यूज प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कहाँ खेती बाड़ी हो रही है, कहाँ पर ग्रेजिंग हो रही है एनिमल्स की, या फिर कहाँ पर आपने मेटेलिक रोड्स बनाई हैं, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं कि ग्राउंड वाटर एक्वेफर का साइज़ कैसा होगा, उसमें पानी कितना होगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो रिसोर्सेज हैं ये कॉमन पूल रिसोर्सेज हैं, दे शुड अवेलेबल टू ऑल। सभी एंटाइटल्ड हैं इसको यूज़ करने को लेकर के, ऑल आर एंटाइटल्ड टू इट। लेकिन हमारी कंट्री में सरफेस वाटर का रेगुलेशन और यूटिलिटी ग्राउंड वाटर से बहुत अलग चला है। अब सरफेस वाटर में क्या है कि नदियों का पानी नहरें बना करके छोटे छोटे वाटर चैनल्स के वाया खेतों तक आता है और उसमें हमारी टर्न्स लगी होती हैं, बारी जिसे कहते हैं, कि कितने बजे से कितने बजे तक कौन से खेत में कौन सा किसान पानी इस्तेमाल करेगा। उसके हम चार्जेस भी पे करते हैं। हम अपनी बारी से ज़्यादा वो पानी अपने खेतों में नहीं लगा सकते, हमें दूसरे को बारी देनी पड़ेगी। तो वहाँ पर वो जो रिसोर्स है, इट्स अ कॉमन पूल रिसोर्स और सभी उसे कॉमन मैनर में यूटिलाइज भी कर रहे हैं। डन। लेकिन यहाँ पर ग्राउंड वाटर के साथ क्या होता है, आप अपने घर में सबमर्सिबल बोर करा रहे हो या टुल्लू पंप लगा रहे हो, वो अपने खेतों में सबमर्सिबल करा रहे हैं, कोई अपने खेतों में, कोई अपने घर में लगा रहा है। हर इंडिविजुअल पैसा होना चाहिए, दैट्स ऑल। खर्चा करने की कैपेबिलिटी हो उसमें और उसमें विल हो कि वो ट्यूबवेल लगवाना चाहता है, बस लगवा लिया ट्यूबवेल, ख़त्म कहानी। और इंडिविजुअली जितना पानी निकाल सकता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो निकाल इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह से इसके मुकाबले अब वो साथ वाला इससे कॉम्पीट कर रहा है, वो भी पानी निकाल रहा है, तीसरा भी कॉम्पीट कर रहा है, निकाल रहा है। हर कोई जितनी हो बन पड़े अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकालते जा रहे हैं। तो हमने एक कॉमन पूल रिसोर्स को भेंट चढ़ा दिया इस कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन के। आज जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ग्राउंड वाटर की, वो बहुत ही इंडिविजुअल मैनर में हो रही है। हर इंडिविजुअल अपने पर्सनल लेवल पे ही ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट करते जा रहा है, कोई ख़ास रूल्स रेगुलेशंस उसे कंट्रोल नहीं कर रही हैं।
कितनी मात्रा में एक्सप्लॉइट कर सकते हो ये कोई तय नहीं कर रहा है। आप लगा रहे हैं, खेतों से पानी ज़मीन के नीचे से निकाल रहे हैं, और ये एक तरह से एक जितना आप में कॉम्पिटेंस है, जितना सामर्थ्य आप निकाल रहे हैं, और एक कंपटीशन बिगिन हो रखा है। हर कोई अपने खेतों में जल्दी पानी लगाना चाहता है, हर कोई फसल बीजना चाहता है, हर कोई अपने घर में पूरी तरह से टंकियां भर के रखना चाहता है। अब वो गाड़ी धोना चाहता है, आंगन धोना चाहता है, जो भी है, उसे किसी समय किसी से भी कोई ऑर्डर लेने की या कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सो दिस कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन इज़ वेरी बिग डेट्रीमेंट इज़ हाईली डेट्रीमेंटल टू द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। ये चीज़ इसे अनरेगुलेटेड छोड़े हुए हैं, ये चीज़ इसे कंट्रोल नहीं करने दे रही है, और ये इसलिए क्योंकि हमारे देश में ग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन से जुड़े कानून अंग्रेज़ों के समय के हैं, जो कि उस टाइम के 19वीं सेंचुरी 20वीं सेंचुरी के नियम कानून आज भी हम लागू करके बैठे हैं, जिनको बदलती आबादी, बदलती इकॉनमी, उसके तहत बदलते यूजेज के हिसाब से बदलने की ज़रूरत थी। तो सबसे पहली बड़ी ज़रूरत यह है, अगर ग्राउंड वाटर का सिनेरियो हम चेंज करना चाहते हैं, हमें उसे रेगुलेट करने के कानूनों में बदलाव लाना पड़ेगा। मौजूदा समय में ग्राउंड वाटर की क्या इम्पोर्टेंस और किस मैनर में वो यूटिलाइज़ हो रहा है, इकॉनमी और एग्रीकल्चर कहाँ पहुँचा हुआ है, इसके हिसाब से हमें कानूनों में बदलाव करने पड़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर कंज्यूमर इन द वर्ल्ड and endangering the future of this resource by competitive individualistic exploitation that is essentially a common pool resource। मतलब common pool resource का मतलब it doesn't belong to a single person, it belongs to everyone। okay, in India we still have British common law from the 19th century which allows the person who owns a land to use as much water available below his land। तो हम उन अंग्रेजी कानूनों के तहत आज भी इस नियम पे चल रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस ज़मीन का मालिक है, उस ज़मीन के नीचे जो पानी है वो उसे यूज़ कर रहा है, जितनी इच्छा उतना यूज़ कर रहा है, क्योंकि हमारा खेत है, हमारा प्लॉट है, हमने बोर करा लिया और उसमें से निकला पानी। अब हम कहाँ मीटर लगे हैं मुझे बताओ। मोटर चलाने के लिए अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो सिर्फ़ है बिजली का ना आना। उसके लिए लगातार मांग बनी रहती है कि कम से कम 8 घंटे बिजली दीजिए। तो 8 घंटे बिजली क्यों मांगते हैं? 8 घंटे बिजली मांगते हैं, पानी नहीं मांगते। क्यों मांगते हैं? क्योंकि बिजली आएगी तो खेतों से पानी, क्या मोटर से ज़मीन के नीचे का पानी तो निकालना ही है। तो आपने कभी सुना नहीं होगा पानी कितना निकालें इसकी सीमाएँ नहीं हैं, इस पर बात नहीं हो रही। और किसान अक्सर शादी महोत्सव में जब मिलते हैं एक दूसरे से तो बात क्या करते हैं कि मोटर में, पंजाबी में कहते हैं तार कितनी है, वो कहते हैं पतली है बहुत, वो कहते हैं मोटी तार है, बहुत मोटी धार है मेरे पानी की, 1 एकड़ तो इतनी देर में भर देती है, 4 एकड़ तो इतनी देर में भर जाता है। तो इस तरह से ये जो पतली धार, मोटी धार, खेतों को जल्दी भरना, स्लो भरना, इतनी दूर तक खेत भरना, मुद्दा सिर्फ इतना कि बिजली चाहिए, बाकी पानी तो अपना है ही है। पानी अपना क्यों है? क्योंकि ज़मीन अपनी है, और ज़मीन के नीचे का पानी तो अपना है। ऐसे में हो सकता है वो एक्वीफर कई लोगों से बिलोंग करता है, देश की संपदा है ना, देश का संसाधन है ना। तो हैवी लेकुना जो है वो है लैक ऑफ रेगुलेशन, लैक ऑफ कंट्रोल। ये बहुत खतरनाक है। ओके, लगातार भारत पे दबाव है कि नियम कानून बनाइए। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ग्राउंड वाटर लेवल्स क्या हैं इंडिया में ओवरऑल अक्रॉस द इंडिया, तो नेचुरली ग्राउंड वाटर लेवल्स को हम मीटर में देखेंगे, मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। जैसे 2 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल मतलब ये ग्राउंड लेवल पे आप खड़े हैं, 2 मीटर नीचे बोर करिए पानी मिल जाएगा। 5 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल मतलब 5 मीटर नीचे गहरा बोर करिए पानी मिल जाएगा। 20 से 40 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल मतलब 40 मीटर तक जाइए फिर पानी मिलेगा। तो मीटर बिलो ग्राउंड लेवल ये टर्म है MBGL। ओके, अच्छा दूसरी चीज़ कहाँ पर ज़्यादा हो सकता है? नेचुरल चीज़ है, 2 जगहें हैं जहाँ ज़्यादा हो जाएगा। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वहाँ पर जो सॉइल है या रॉक है वो परमिएबल हो, यानी कि पानी परकोलेट होकर के अंदर जाता हो। अच्छा दूसरी कंडीशन ये है कि बरसातें होती हों उस इलाके में, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल अच्छी मात्रा में होना ज़रूरी है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर वहाँ पर नेचुरली वाटर कंट्रीब्यूट करने वाला कोई सरफेस वाटर रिसोर्स है, जैसे कोई लेक, स्ट्रीम, रिवर या कोई पॉन्ड वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो भी ग्राउंड वाटर लेवल बढ़िया हो सकता है। तो ये कंडीशन कहाँ से जुड़ती हैं? देखिए ये गंगा का मैदान,
द एक्सटेंसिव इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, जिसे इंडो गंगा या इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी हम कहते हैं। सबसे पहला तो डोमिनेंस है एलुवियल सॉइल का, तो बहुत ही अल्टीमेट उसकी नेचर है कि वो पानी को परकोलेट होकर के अंदर जाने देता है, पानी रेस के अंदर जाता है। अच्छा, दूसरा पेरेनियल नदियां हैं, बर्फ़ पिघलने की वजह से सदाबहार बहने वाली नदियां हैं, तो वो नदियां भी पानी फिर कंट्रीब्यूट करती हैं, परकोलेट कर कर के अंदर जाता है। और मैं ठीक ठाक अगर गंगा के मैदान की बात करूं तो गंगा के मैदान में सेंटर से ईस्ट की तरफ अच्छी खासी 100 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर रेनफॉल भी होता है, तो अच्छा खासा रेनफॉल भी होता है। तो बरसात, फिर एलुवियल सॉइल जो परकोलेशन ऑफ़र करती है, सपोर्ट करती है, और पेरेनियली फ़्लो करने वाली नदियाँ, तो इस तरह से ये रीजन के कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे आएंगे जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा बेहतरीन है। फिर इसी तरह से और भी जगहों पर होगा जहाँ जहाँ भी नदियाँ या नदियों के डेल्टाज एरियाज़ हैं, वहाँ भी ये हो सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, राज्यों के नाम जब आएंगे टेंशन नहीं लेनी, हमें उन्हें ऐसे नहीं रटना, हमने लॉजिक से सीखना है। हालांकि मैं ग्राउंड वाटर रीजन्स या ग्राउंड वाटर प्रोविंसेस का टॉपिक कराऊंगा, हम प्रॉपर डिमार्केट करेंगे कि ग्राउंड वाटर कहाँ कितना है और क्यों है। ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों है, सिविल्स के लिए हमारे लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जानना ज़रूरी है कि कहाँ क्यों है। ओके, तो ग्राउंड वाटर लेवल अक्रॉस इंडिया क्या है, वो कहते हैं कि द जनरल डेप्थ, ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट बोलती है, द जनरल डेप्थ ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल इन द कंट्री रेंजेस बिटवीन 5 to 10 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। तो आपको अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए कि ग्राउंड वाटर लेवल की जो एक जनरल डेप्थ है इंडिया में वो 30 से 40 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल है, या 2 से 5 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल है, या 20 से 30, वो थोड़ा एक्सट्रीम डाटा डालेंगे ताकि आप राइट वन आइडेंटिफाई कर सकें। आंसर इज़ 5 से 10 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, ये अब तक हमारे देश की जनरल डेप्थ है। तो आपसे कोई पूछे कि आम तौर पर जनरली इंडिया में ग्राउंड वाटर कितनी गहराई में मिल जाता है, तो आप कहेंगे 5 से 10 मीटर तक बोर करने पर मिल जाता है। ओके, इसे फीट में बदल लेना, फुट में बदल लेना, 1 मीटर लगभग वही 2.5 फुट के आसपास चला जाएगा, इसे फिर फुटों में बदलना, 2.5-10 मीटर माने वही 25 फुट। तो ऑलमोस्ट हमारे देश में जो हैंड पम्प्स वगैरह लगे होते हैं 5 से 10 मीटर के बीच बीच में लगे होते हैं, निकाल देते हैं पानी, है ना। तो 5 से 10 मीटर अप्रॉक्स जनरल डेप्थ है पानी की, ग्राउंड वाटर की। अच्छा, दूसरा है कि फिर बहुत शैलो कहाँ मिलता है, वेरी शैलो वाटर लेवल्स ऑफ लेस देन 2 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। बिल्कुल 2 मीटर तक किया, लगभग आपने 1 मीटर मैंने 2.5 फुट, 1 मीटर और मैंने 2.5, 5-6 फुट ही खोदा तो पानी आ गया। तो कई बार आपने देखा होगा, पहले मालवा के इलाके के बारे में, पंजाब में जो मालवा का बेल्ट है उसके बारे में ये बातें कही जाती थी कि बस हल्का सा खोदो पानी आ जाता है। आज भी नदियों के सराउंडिंग जो बेट का इलाका होता है, द लो लाइंग एरिया, रिवर के बिल्कुल क्लोज, वहाँ पे हल्का सा बोर करो पानी आ जाता है, उसी समय आ जाता, सुना होगा आपने। तो वो यही है कि देर आर एरियाज़ जहाँ पर बहुत ही शैलो ग्राउंड वाटर लेवल है। सो वेरी शैलो वाटर लेवल्स कहाँ हैं, ऑफ लेस देन 2 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल आर ऑब्जर्व्ड इन पैचेज अक्रॉस द स्टेट्स। कौन कौन से पैचेज है, आसाम, तो मैंने बताया एक ब्रह्मपुत्र, एक एक्सटेंसिव रिवर वैली वहाँ पर है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र को पानी सारा साल ही अलग अलग तरह की बरसातों से मिलता ही रहता है, तो रेनफॉल हैवी होता है वहाँ पे। फिर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज़ का नेटवर्क बहुत एक्सटेंसिव है, फिर ब्रह्मपुत्र खुद पानी कंट्रीब्यूट करने के लिए, फिर आसाम बीइंग अ बेसिन ऑफ ब्रह्मपुत्र अच्छा खासा एलुवियल सॉइल एकोमोडेट करता है अपने पास, ये सब एक कारण बन जाते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज़ देयर। फिर आंध्र प्रदेश है, फिर आप जानते हैं कि रिवर डेल्टाज आर एक्सटेंसिवली देयर इन आंध्र प्रदेश एरियाज़, मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट परकोलेशन एरियाज़ होते हैं। फिर मेघालय के कुछ पैचेस, एंड यू नो हाईएस्ट रेनफॉल स्टेट इज़ मेघालय, है ना, मौसिन राम चिरापुंजी वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसके बाद कर्नाटका, केरला, झारखंड, तमिलनाडु, मतलब इनकी वो कंडीशन जो मैंने अभी बताई, जहाँ जहाँ वो मैच हो रही हैं, वो पैचेस हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर बहुत ही शैलो लेवल पे मिल जा रहा है, 2 मीटर के अराउंड। ओवरऑल हमें इसमें से जो फैक्ट दिमाग में रखना है, वो फैक्ट दिमाग में रखना है कि जो जनरल ग्राउंड लेवल है कंट्री का 5 से 10 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मेजर पार्ट, एक तो जनरल ग्राउंड वाटर लेवल हो गया, अब ज़्यादातर हिस्सा देश का, मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री शोज द वाटर लेवल इन द रेंज बिटवीन 5 to 10
In major parts of the northwestern and western states, especially in the states of Delhi, Haryana, Punjab and Rajasthan, the groundwater level is generally deeper and ranges from 20 to 40 मीटर below ground level. ये डाटा आपके लिए ज़रूरी है। देखिए नॉर्थ वेस्ट जो है ना इंडिया का नॉर्थ वेस्ट, इट इज़ द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। मैं अगर पंजाब हरियाणा की बात करूं तो इंडिया के टोटल राइस पूल में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ फ्रॉम द पंजाब हरियाणा। इंडिया के टोटल व्हीट पूल में, व्हीट गेहूँ, 85% कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ फ्रॉम पंजाब हरियाणा। सो पंजाब हरियाणा इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग 50% चावल भारत का पंजाब हरियाणा दे रहा है और 85% गेहूँ का पूल जो है पंजाब हरियाणा से आ रहा है। और यही राज्य हैं जो सही मायने में हम नॉर्थ वेस्ट में अगर ग्रेनरी को देख रहे हैं तो यही राज्य हैं जिनमें ग्राउंड वाटर टेबल भी ओवर एक्सप्लॉइटेड है। हमने ये पढ़ा और इन्हीं राज्यों में ग्राउंड वाटर टेबल 20 से 40 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल मिल रहा है। तो ऐसे में अगर जिन राज्यों पर हम अब तक निर्भर हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, इन राज्यों में ग्राउंड वाटर टेबल का कमज़ोर पड़ जाना बड़े मायनों में चिंता का विषय है। क्यों? ऑलरेडी अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो वो सरफेस वाटर को इम्पैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, इसके कारण ड्रॉट्स के एपिसोड इंटेंस हो रहे हैं और पहले से मतलब मजबूत हो रहे हैं पहले से, और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो ड्रॉट्स आर देयर, क्लियर। और हम क्या करते हैं, हमारी जो ज़रूरतें सरफेस वाटर से पूरी नहीं हो पाती, हम उन ज़रूरतों को ग्राउंड वाटर से पूरा करते हैं। और ग्राउंड वाटर से पूरा करने का मतलब एक्वेफर्स, हम एक्वेफर से पूरा करते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर जो ग्राउंड वाटर है उसका 70% एग्रीकल्चर पर्पसेस से यूज़ होता है। भारत में तो मैंने रिपोर्ट में बताया कि टोटल ग्राउंड वाटर जो यूज़ हो रहा है उसका 87% अकेला एग्रीकल्चर में ही हो रहा है, इरिगेशन में। बट ओवरऑल अगर मैं वर्ल्ड लेवल पर असेसमेंट करके दूं तो यूनाइटेड नेशंस की अभी जो 2023 में अभी जो रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि 70% जो ग्राउंड वाटर एक्सेस किया जा रहा है वो एग्रीकल्चर के लिए किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरफेस वाटर नीड सर्व नहीं कर पा रहा है। तो वो गैप हम किससे फिल कर रहे हैं? द ग्राउंड वाटर, द एक्विफर्स। तो मतलब ग्राउंड वाटर इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग हैविली इनटू द एग्रीकल्चर। इस मीन्स इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग हैविली इनटू द फूड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगर इंडिया की बात करें तो स्पेसिफिकली इंडिया। एंड यही तो एसोसिएटेड है विद द इकोनॉमी, विद द लाइवलीहुड, विद द फ्यूचर सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी। अगर यही ब्रेच हो गया तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन, बुनियादी खाने पीने की वस्तुओं की कमी, दुनिया भर में सिविल वॉर्स, एक मुल्क दूसरे मुल्क को जीतने क्योंकि रिसोर्स कैप्चरिंग की लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो अगर हमने समय रहते ग्राउंड वाटर को सेटल ना किया, उसको हमने कंजर्व ना किया, तो हम बड़े पैमाने पर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, ओवरऑल इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, इन सबको स्टेक पे लगा रहे हैं। वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज क्लाइमेट चेंज के कारण सरफेस वाटर पहले से ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है। और सरफेस वाटर की कमी को ही तो पूरा हम करते थे ग्राउंड वाटर से। और वही ग्राउंड वाटर आज विश्व भर में जो भी ये रिपोर्ट बता रही है, वो बता रही है कि वर्ल्ड के 50% ग्राउंड वाटर एक्विफर्स ऑलरेडी अपने बॉटम टिपिंग पॉइंट तक चले गए हैं। सो इट्स अ वेरी बिग रिस्क देन। तो हिलने वाला है सारा कुछ, सोच के देखो आप। एंड इट इज़ अ क्लियर कट डाटा। सो ये इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ये फिगर्स। सो इन मेजर पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, द ग्राउंड वाटर लेवल इज़ जनरली डीपर एंड रेंजेस फ्रॉम 20 मीटर टू 40 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। ये हमने नॉर्थ वेस्ट का देख लिया। मेजर पार्ट ऑफ इंडिया और जनरल जो ग्राउंड वाटर लेवल इंडिया का वो 5 से 10 मीटर है, नॉर्थ वेस्ट में 20 से 40 मीटर है। अच्छा, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसकी रॉक्स हार्ड है तो उतनी परकोलेशन वो ऑफ़र नहीं करता है, ये एक चीज़ है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अगर हम जाएं तो पेनिनसुलर पार्ट जो है इंडिया का वो 5 to 20 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल ग्राउंड वाटर दर्शा रहा है, 5 से 20
मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। ओके, ये 5 मीटर के अराउंड वो जगहें होंगी जहाँ पर नदियों की वैली होगी या डेल्टा होंगे और बारिश अच्छी होती होगी। ये 20 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल वो होंगे जहाँ पे रॉक्स बहुत हार्ड होंगी, बेसाल्टिक रॉक कवर्स होंगे और बरसातें कम होती होंगी। तो ये 5 से 20 मीटर की रेंज दिखा रहा है पेनिनसुला में। लेकिन हमारे यहाँ पर पंजाब हरियाणा में 20 से 40 मीटर क्यों हो गया? क्योंकि रेनफॉल कम है। तो सरफेस ऑलरेडी बरसात की कमी को दूर करने के लिए हम उपयोग में लेकर के आते हैं ग्राउंड वाटर को। और दूसरा, जो खेती हम कर रहे हैं वो यहाँ की प्राकृतिक सांस्कृतिक खेती नहीं है। इट इज़ नॉट द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर लाइक द पैडी कल्टीवेशन। पैडी कल्टीवेशन पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का कल्टीवेशन नहीं है। है बात समझ में? दैट इज़ द थिंग। ओके, चलिए अब एक डाटा और है कि डीपेस्ट डेप्थ कहाँ है इंडिया में, पूरे इंडिया में सबसे गहरा पानी कहाँ मिल रहा है। तो सबसे नीचे जहाँ पानी पाया गया है वो राजस्थान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में खड़ा में, या इसे कहीं कहीं पर खारा भी कहा गया है। ओके, सो खारा राजस्थान में जोधपुर में कितना, इमेजिन 130 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, यानी 130.77 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से नीचे 130 मीटर जाएंगे तो यहाँ जोधपुर में आपको पानी मिलेगा खारा में। ये डीपेस्ट डेप्थ रिकॉर्ड की गई है। ओके, तो कई बार ऐसी जगहें भी आ जाती हैं इम्पॉर्टेंट लोकेशन, और उसको मैच द कॉलम में मैच करना होता है या बताना होता है ये इसका क्या महत्व है एग्ज़ाम में। तो ये अगर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है तो फिर ये नाम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की जो मैं बता रहा हूँ 2023 की रिपोर्ट है जो अभी आई, वो क्या कह रही है? इंटरकनेक्टेड डिज़ास्टर रिस्क रिपोर्ट है ये। उन्होंने दुनिया भर में अलग अलग पैरामीटर्स पर स्टडी किया जो डिज़ास्टर को निमंत्रण देने वाली चीज़ें हैं, उन सबको कनेक्ट किया उन्होंने। उनमें से एक उन्होंने ग्राउंड वाटर पर भी बात की। हमने उतने अंश को अपने लेक्चर में रिकॉर्ड किया, हम उस पर बात करेंगे। आज हम उनके ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, इन पर नहीं जा रहे, हम सिर्फ ग्राउंड वाटर को कोट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि सम एरियाज इन द इंडो गैंजेटिक बेसिन, इंडो मने इंडस, गैंजेटिक मने गंगा, सम एरियाज इन द इंडो गैंजेटिक बेसिन हैव ऑलरेडी पास्ड द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन टिपिंग पॉइंट। ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है तो टिपिंग पॉइंट वही है ना, जैसे कि जब आप टिपिंग पॉइंट से मतलब यहाँ पर क्या है, जब आप समुद्र में जा रहे हो और समुद्र में मान लो कि कोई आइसबर्ग है, तो वो आइसबर्ग का टिप जो है वो आपको दिख गया, ग्राउंड समुद्र का पानी इतना नीचे हुआ कि आपको उसका टिप दिखने लगा। या उदाहरण के तौर पर कोई भी समुद्र के तल में रॉक्स हैं यानी कि माउंटेन्स, पानी समुद्र का इतना नीचे हो गया कि अब उनके टिप्स दिखने शुरू हो गए। तो दैट इज़ ऑल। टिपिंग पॉइंट मतलब वाटर टेबल इतना नीचे चले जाना, ओके, कि उसने अपने टिप को टच कर लिया है, उसने अपने टिप को टच कर लिया है, लो चला गया। इस कॉन्टेक्स्ट फ्रेज का मतलब लो हो गया है बहुत। तो वो कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि सम एरिया इन द इंडो गैंजेटिक बेसिन हैव ऑलरेडी पास्ड द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन टिपिंग पॉइंट एंड द एंटायर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इज प्रिडिक्टेड टू एक्सपीरियंस क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी बाय 2025। इसलिए पंजाब में, जालंधर में और बड़े शहरों में आप देख रहे हैं ना, अर्बन और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए सरफेस वाटर पाइपलाइंस डाली जा रही हैं, क्योंकि 2025 तक नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बड़े पैमाने पर क्रिटिकल लो ग्राउंड वाटर की सिचुएशन को फेस करेगा। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड लेवल पर अब ये डाटा वर्ल्ड का है। अराउंड 70% ऑफ ग्राउंड वाटर विदड्रॉल्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एट वर्ल्ड लेवल। और ये किसकी कमी पूरी करते हैं? सरफेस वाटर की। और वो कौन है? द एक्विफर्स। एक्विफर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मिटिगेटिंग agricultural losses caused by drought, a challenge expected to worsen due to climate change। ड्रॉट्स और बढ़ने वाले हैं और उनके द्वारा जो समस्याएं खड़ी की जाती हैं, एक्विफर्स उन समस्याओं को दूर करते हैं। द एक्विफर themselves are approaching a tipping point. More than half of the world's major aquifers are depleting faster than they can naturally replenish। ठीक है, मतलब विश्व के 50% से ज़्यादा जो बड़े एक्विफर्स हैं वो रिप्लेनिश हों, इससे कई गुना ज़्यादा रफ्तार से वो डिप्लीट हो रहे हैं। हम डिप्लीशन से तो तभी रोक सकते हैं ना अगर रिप्लेनिशमेंट हो जाए, लेकिन 2 बाल्टी डाला जा रहा है, 3-4 बाल्टी निकाला जा रहा है।
तो ये एक समस्या पैदा हो रही है। दैट इज़ इट इज़ अ रिस्क टू एंटायर फूड प्रोडक्शन सिस्टम एट द वर्ल्ड लेवल। वो ये कहते हैं कि ऑलरेडी पंजाब हरियाणा जैसे राज्य जो बड़े पैमाने पर गेहूं और चावल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है दैट 78% ऑफ वेल्स इन पंजाब आर कंसिडर्ड ओवर एक्सप्लॉइटेड। 78% जो वेल हैं पंजाब के वो ओवर एक्सप्लॉइटेड डिक्लेयर कर दिए गए हैं बाय 2032। अब ये एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो 2012 में आई थी, और तब के हिसाब से वो ये कहते हैं कि 2032 तक अगर जिस रेट पर ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसी रेट पे चलता रहा तो अबाउट 60% ऑफ ऑल इंडियाज़ एक्विफर्स विल बी इन अ क्रिटिकल कंडीशन बाय 2032। तो 2032 तक लगभग 60% इंडिया के एक्विफर्स क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएंगे। और क्रिटिकल कंडीशन हमने पढ़ा है कि क्या है, हमने ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और सेफ कंडीशन पढ़ा था। क्रिटिकल वो था कि एनुअली जितना एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर है आप उसका कितने परसेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप जो एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर है अगर आप उसका 90 से 100% तक कर रहे हैं तो इट इज़ क्रिटिकल। ओके, क्लियर हुई कहानी? तो दैट इज़ द थिंग, यही पढ़ा था ना, और तो नहीं कुछ पढ़ा था। चलें अब मैं आगे लिखूँ, डाटा आगे बढ़ाएं। डाटा क्या बता रहा है आगे? वो कह रहा है कि मोर देन 85% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज आर डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। ओके, लगभग जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका 85% ग्राउंड वाटर पे टिका है। और दूसरा, जितना भी हमारे देश में एग्रीकल्चर इरिगेटेड है, आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 63% एग्रीकल्चर अंडर रेनफॉल आता है। वो इरिगेटेड नहीं है, वो रेन फेड है। ओके, 38% तक एग्रीकल्चर इरिगेटेड है। तो जितना भी इरिगेटेड एग्रीकल्चर है उसका 60% अंडर ग्राउंड वाटर से आता है। तो मतलब अगर आपसे एक सिंगल क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि इंडिया में जो टोटल इरिगेटेड लैंड है उसका बड़ा प्रोपोर्शन कहाँ से आता है, सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर? द क्लियर कट आंसर इज ग्राउंड वाटर। इट इज़ 60-40, 60% ग्राउंड वाटर से आ रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो हमारे देश में पीने के पानी की 85% ज़रूरत ग्राउंड वाटर पूरी कर रहा है, डोमिनेटिंग इन द विलेजेस में। रूरल पॉपुलेशन की 75% पानी की ज़रूरतें ग्राउंड वाटर पूरी कर रहा है। और ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को ले लूँ तो उसकी 50% पानी की ज़रूरतें ग्राउंड वाटर पूरी कर रहा है। रूरल पॉपुलेशन तो हेविली ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। तो लिखा है कि मोर देन 60% ऑफ द कंट्रीज या नेशंस इरिगेटेड एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन ग्राउंड वाटर। ओके, और मोर देन 85% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज आर डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर। ये सारे महत्व ही जान रहे हैं आंकड़ों के वाया, तभी हम कंक्लूजन्स तक भी पहुंच पाएंगे। 1963 से 65 के दौरान या 1963 से 66 के दौरान भारत में सूखा पड़ा, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर हेविली डिपेंडेंट है रेनफॉल पे। और रेनफॉल हमारी कंट्री में मॉनसूनल है, यानी कि 4 महीनों के दौरान ही तकरीबन देश का सारा रेनफॉल हो जाता है। और इंडियन मॉनसून बहुत ही अनसर्टेन है, इरेटिक है, इरेगुलर है। ऐसे में ये अनसर्टेनिटीज़ बनी रहती हैं तो पूरी की पूरी खेती बाड़ी इससे हिल जाती है और पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, सप्लाई चेन, फूड सिक्योरिटी और बजट भारत सरकार का इस पर निर्भर कर जाता है। तो 19 बताया गया है, आपको कुछ समझाया गया है। क्या समझाया गया है कि 1963 से 66 के दौरान जब रेनफॉल अनसर्टेन हुआ, बरसात में कमी आई, फूड ग्रेन प्रोडक्शन 20% तक सफ़र कर गया, 20% तक। और वो समय था ना हमारे देश में जब हमने फूड ग्रेन्स की कमी को देखा, दैट वाज द पीरियड। और उसी समय के दौरान हमारी पाकिस्तान से 1965 की जंग भी चल रही थी। और उसी जंग के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी के, देश के प्रधानमंत्री के, बड़े फैसले थे और उन्होंने सेना को आदेश दिए कि आप लाहौर तक घुसिए और जाइए, आक्रमण करिए। और फिर
इसी कारण से अमेरिका जो हमें समर्थन देता था, एक एड देता था PL 480, अमेरिका ने, जिसके तहत हमें बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थ मिलते थे जैसे कि व्हीट, तो उसकी सप्लाई रोकी। और यही वो समय था जब लाल बहादुर शास्त्री जी को ये भी कहना पड़ा अपने बावर्ची को कि भाई एक ही वक्त का खाना अब बनाएं, अनाज बचाना है। सिद्धांतों से समझौता नहीं हो सकता, भूख से ज़रूर कर सकते हैं। तो उन्होंने देश की जनता को भी ये कहा कि आप भी खाना बचाइए, क्योंकि हमें सॉवरेन रहना है, हमें किसी के अधीन नहीं आना है। भारत स्वतंत्र नीति बनाना चाहता है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में हमारे निर्णय भारतीय समाज के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा लिए जाएंगे, ना कि कोई विदेशी ताकत के द्वारा। क्यों? क्योंकि हम वर्षा पर आधारित खेती कर रहे हैं और वर्षा में हल्का सा परिवर्तन आया, 20% पैदावार गिर गई। लेकिन 1987-88 में दोबारा फिर ऐसा ही वर्षा में परिवर्तन आया, रेनफॉल में फिर ये चेंजेस आए, लेकिन फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं हुआ। क्या फ़र्क आया 1963 से 66 के दौर से लेके 1987 से 88 के दौर में? अंतर क्या आया? हमने इस समय के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन इंड्यूस कर दिया था। हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो कि इरिगेशन डिपेंडेंट हैं, ज़्यादा पैदावार वाले बीज हमने इस्तेमाल किए जो कि सिंचाई पर निर्भर हैं। और सिंचाई कौन सी प्रमोट की हमने? हमने वो इरिगेशन सिस्टम प्रमोट किया जो हेविली रिलाई करता था ग्राउंड वाटर पे। तो इतने बड़े स्तर पर ग्राउंड वाटर ने सरफेस वाटर, या फिर आप कह लीजिए कि रेनफॉल में जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं, उसके सामने एक बफर का काम किया।